नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों से लंबित एक विषय समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC भाजपा का बहुत पुराना एजेंडा रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होगा। जब भाजपा जनसंघ पार्टी के रूप में थी तो भी इनके धारा 370 समान नागरिक संहिता ये दो मुद्दे पुराने हैं, लेकिन अनेक और अथक प्रयास के बाद भी यह लागू नहीं हो सका। बीच में आप देखें कि भाजपा के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार 6 वर्ष तक रही। पंडित अटल जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका चूंकि उस समय वाजपेयी जी संवित सरकार को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। खैर, समय ने करवट लिया। नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में आई तो सबों में यह आशा और आकांक्षा जगा कि भाजपा का जो पुराना एक विषय रहा है, जिसमें धारा 370 समान नागरिक संहिता और बाद में जाके जुड़ा राम मंदिर, ये 3 विषय थे जिस पर कार्य करने थे। भाजपा ने 2 विषय को निपटा दिया है, जिसमें धारा 370 और न्यायालय के आदेश से राम मंदिर का भी निर्माण हो चुका है। अब एक बिंदु जो इनका कोर विषय है उसमें है समान नागरिक संहिता। हम सभी जानते हैं कि समान नागरिक संहिता से क्या तात्पर्य है। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों को एक कानून होगा। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे, गोद लेने सभी धर्मों के लिए एक कानून होंगे। यह स्थिति है। और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा और हम जान लें कि समान नागरिक संहिता आखिर है कहाँ। भारत के संविधान में 2-3 सेक्शन है जो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, लेकिन खैर उस पर हम चर्चा करें। लेकिन समान नागरिक संहिता का चर्चा अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य है कि संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना। और यह देखें तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसकी पहल ऐसे तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन बाद के दिनों में इसका स्टेप बाइज चलता रहा। जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो अंग्रेज के शासन काल में ही 1835 में एक रिपोर्ट आया उनके तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि यहाँ एक समान नागरिक संहिता की जरूरत है और जिसमें अपराधों, सबूतों, अनुबंधों जैसे विषयों पर भारतीय कानून को संहिताबद्ध कर एक रूप लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमान के व्यक्तिगत कानूनों को एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई और बाद में 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति गठित किया गया और जिसके तहत उन्हीं के सिफारिश के आधार पर हिंदू में बौद्ध, जैन और सिखों के
निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने हेतु 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाकर एक विधेयक लाया गया। और स्पष्ट है कि पुराने समय में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून था और अभी भी है, लेकिन प्रथम बार जबकि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये सभी अलग अलग धर्म के लोग माने जाते हैं, लेकिन इनको एक हिंदू धर्म के परिभाषा में लाकर और इसके बाद एक कानूनी रूप दिया गया जिसमें कई प्रकार के भेद भी थे, लेकिन उसको संहिताबद्ध करके अगर कहेंगे तो समान नागरिक संहिता के तहत भारत में अगर पूछें तो वह पहली कदम थी। लेकिन इससे पहले देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि गोवा का विलय 1961 में हुआ है भारत में। इससे पहले गोवा पर पुर्तगाली का शासन था, लेकिन गोवा में समान नागरिक कानून लागू था। गोवा में समान नागरिक कानून 1867 से लागू था। इस प्रकार देखेंगे तो जब भारत में गोवा का विलय हुआ तो उस समय से ही उसमें समान नागरिक कानून लागू था और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भारत का वह पहला राज्य था जहां की समान नागरिक कानून लागू था। और इस प्रकार हम देखेंगे तो अभी अभी बहुत चर्चा में आया उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य बना जहां की समान नागरिक कानून को विधानसभा ने पास किया है। उत्तराखंड छोटा प्रदेश है, वहां का विधानसभा भी छोटा है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कम है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि एक देश में किसी राज्य ने अगर अच्छा पहल किया कि जिससे सबों को न्याय मिल सके तो ये बहुत ही उत्तम काम है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले निर्णय दिया कि नहीं, समान नागरिक कानून का लागू होना नितांत आवश्यक है, और इसका सबसे पहले तो देते रहा, लेकिन बाद में एक साहवानो मामले में 1985 में निर्णय दिया गया, फिर 1995 में सरला मुदगल बाद में निर्णय दिया गया। इस प्रकार से देखेंगे कि न्यायालय ने बार बार इस बात की आवश्यकता जताई कि नहीं, भारत में समान कानून की आवश्यकता है, सबों के लिए एक कानून हो, भारत के नजर में सभी व्यक्ति को एक ढंग से देखा जा सके, सभी एक कानून से जुड़ सके। और इसी के ख्याल में आप देखेंगे तो ट्रिपल तलाक है, बहुविवाह प्रथा है, जो महिला के सम्मान और उसके गरिमा, जीवन के अधिकार के प्रतिकूल प्रभाव डालती है। केंद्र ने इस सवाल को उठाया और धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिए जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सके। इस प्रकार आपने देखा कि भारत सरकार ने 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाने का काम किया। तो यह बात है। और जब कानून बनाने का काम किया तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान में एक धारा 14 है। तो 14 जो है वो बड़ा विचित्र है। वह क्या है कि विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष सभी लोग समानता रहेगा। लेकिन वहीं भारत के संविधान का धारा 25 से अनुच्छेद 25 से 28 है। तो भारत के संविधान का जो 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो धारा या अनुच्छेद जो 14 है वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 से 28 जो है अपने आप में एक प्रकार का अगर देखेंगे तो वो कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी इसलिए है कि एक तरफ वो कहता है कि समान रहेगा और दूसरे तरफ कह रहा है कि नहीं, सभी धर्म की यह स्वतंत्रता होगी कि वो अपने अपने रूप में अपने अपना उनका कल्चर है, उनका जो धार्मिक स्वभाव है उसके हिसाब से अपना धार्मिक अनुष्ठान करेंगे और वो नियम अपना माने। इसी बीच में जो एक शरीयत कानून है वह भी रहा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मुस्लिम का जो विधि है उसमें अनेक ऐसे कानून हैं जिसके माध्यम से मानव में बड़ा भेद है, तो उसको एक रूपता लाने के लिए जिसमें ट्रिपल तलाक है, इसके बाद जो है सो
अनेक कानून है उसमें। तो इस ख्याल से अगर देखेंगे तो अगर सभी कानून एक प्रकार से बंध जाए तो वह अच्छा है। उसमें सबसे गंदा चीज कहा जाता है कि हलाला का बात है और अनेक चीजें हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो इसलिए एक रूप अगर समान नागरिक संहिता अगर भारत के स्तर पर बन जाता तो ज्यादा उत्तम था। हर राज्य बनाए और हर राज्य अपने अपने हिसाब से लागू करे तो यह एकरूपता लाने में ठीक नहीं होगा। इस प्रकार ऐसा आशा किया जाता है कि अगर यह सरकार 2024 की लोकसभा में जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है अगर आ जाती है तो निश्चित रूप से यह पहल करेगी। और यह भी जो एक यक्ष प्रश्न भाजपा के समक्ष या उसके पुराने जो संगठन थे जनसंघ, उनके समक्ष रहा कि किस प्रकार से इसको निपटाया जाए। हालांकि इसके लिए संविधान सभा में बहुत चर्चाएं हुई थी, लेकिन उस समय जो चर्चा हुआ कि किस प्रकार से, तो एक मत नहीं हो सका। इसीलिए उसमें प्रावधान करके यह छोड़ दिया गया कि आने वाले समय में लोग मानसिक रूप से इस प्रकार से तैयार हो सके ताकि ऐसी स्थिति बने कि सभी लोग एक जगह पर अपना राय रखकर और अपने मानसिकता को बदलकर समान कानून मानने के लिए बाध्य हो सके। भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 है वह भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामले का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। और संविधान का अनुच्छेद 44 जो है वह भारतीय राज्य की से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और समान जो है कानून लागू करने के लिए यह प्रयास करते रहेगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसका बड़ा अपने ढंग से इतिहास रहा है। और जब देखते हैं तो भारत में भी जो चर्चा हुई थी तो उसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस विषय पर अपना विचार रखा था और कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी भी धर्म या मजहब को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया न जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण करने से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकार के साथ विरोध है वहां सुधार हम कर सकें। और इस पर काफी लंबी चर्चा हुई थी। तो चर्चा के बाद भी लेकिन कुछ बना बात नहीं है और उसको भविष्य के गर्भ में ले जाके छोड़ दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए केंद्र को विचार करने का दिशा निर्देश दिया। और जब दिशा निर्देश दिया तो विधि और न्याय मंत्रालय ने वर्ष 2016 में नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों को अध्ययन के लिए विधि आयोग का गठन किया। और विधि आयोग जो था उसके तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद्व जो है उसको प्रभावित किया। आयोग ने भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दे को इंगित किया और पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने कहा महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्था का कर्तव्य होना चाहिए। विधि आयोग के विचारानुसार समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए। इसलिए सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संचिकाबद्ध करने की आवश्यकता है जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़ियां और तथ्य सामने आ सके। वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों की दृष्टि से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिए। लड़कों और लड़कियों की विवाह की 18 की आयु को न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की सिफारिश की गई है जिससे समाज में समानता स्थापित किया जा सके। और इस प्रकार आप देखेंगे तो विश्व के कई देशों में यह जो है सो कानून लागू नहीं है।
और कई देशों में देखेंगे तो यह कानून लागू है। जब हम देखते हैं तो भारत में जो समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून यह तय करते हैं कि किस धर्म को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, जबकि मुसलमान ईसाइयों के लिए अपने कानून है और मुसलमान का कानून शरीयत पर आधारित है और अन्य धर्म समुदायों का कानून भी अपने हिसाब से है। विश्व में अधिकतर आधुनिक देश ऐसे कानून है जैसे अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट देश हैं जिनमें समान नागरिक संहिता लागू है। आप देखिए कि कितना विचित्र बात है। पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश जो भारत से अलग कट के बना हुआ है, आयरलैंड है, अमेरिका जैसा देश है, इंडोनेशिया जो मुस्लिम बहुल देश है, और यहाँ जो है वो समान नागरिक कानून लागू है। लेकिन भारत जो देश है वैसे जो विशाल देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व में आज कहा जाता है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, विश्व में कहा जाता है सबसे युवा देश है, तो इस देश में इस प्रकार का कानून लागू नहीं है। और इस प्रकार भारत सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए कि एक कानून हो, एक रूपता हो, जिससे संचिकाबद्ध होकर सभी को एक समान न्याय मिल सके और सभी लोग न्याय के निकट पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।